हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा इतिहास का पहला नंबर चैप्टर का पहला क्लास आप लोगों को खूब पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। पहले क्लास में हम जो कुछ भी आप लोगों को बताए, लगभग आप सभी बच्चे उस चीज को बहुत ध्यान से पढ़े। कई 100 बच्चों का कमेंट भी आया कि सर आज का ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये क्लास आज एकदम सुपर डुपर हिट लगा। प्यारे बच्चों, यकीन मानना, अगर पिछला क्लास सुपर हिट लगा है तो ये वाला क्लास भी एकदम जबरदस्त लगेगा। आज की इस क्लास में एक बहुत जबरदस्त कहानी आपको बताएंगे और यह कहानी होगा प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी की क्रांति। यानी कि जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कोई और कहानी नहीं बल्कि 1789 ईस्वी की क्रांति होगा प्यारे बच्चों। तो आइए आज के इस शानदार सी क्लास को एकदम बेहतरीन अंदाज में शुरू करते हैं। बस आप लोग दिल और दिमाग को कंसंट्रेट कर लीजिए। पूरा माइंड आपका अगर कंसंट्रेट होगा तो प्यारे बच्चे हम आपको हर एक चीज आपके दिमाग में डायरेक्ट समझा पाएंगे। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आप हमारे मंजिल के वो मुसाफिर हैं जो मंजिल की तलाश में तो निकल गए हैं लेकिन अभी मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं, और आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, आप लोगों को जब तक मंजिल तक पहुंचाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सफलता अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज के इस बेहतरीन क्लास को एकदम मूवी की तरह समझते हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे फिल्म देख रहे हो। तो आइए, सबसे पहले आप सभी बच्चे एक बार क्लास को जरा शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन चला जाए, सभी बच्चे आज की इस लाइव क्लास में जुड़ जाएं और एकदम आज की इस क्लास को बेहतरीन तरीके से सभी बच्चे समझ लें। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास सब जगह पे आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को लाइक भी कर लीजिए। तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर कर लीजिए। बाकी आज हम लोग एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखना कि जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाएं ताकि हर एक चीज, हर एक कंटेंट आप सभी बच्चों को मिल सके। मैट्रिक परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए, मैट्रिक परीक्षा में टॉपर बनने के लिए, मैट्रिक परीक्षा में रैंकर्स बनने के लिए एक विद्यार्थी को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ प्यारे बच्चे आपको टॉपर बैच में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे प्यारे बच्चे हम आप लोगों को हर एक चीज समझाने का प्रयास करते हैं। कल हम आप लोगों को सबसे पहले इतिहास के बारे में समझाए थे कि भाई इतिहास क्या होता है। आप सभी बच्चों को हम कल इतिहास के बारे में ही सबसे पहले समझाए थे। इतिहास के बाद हम आप लोगों को सीधे चैप्टर पे लेके आए थे जहां चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो प्यारे बच्चे, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और हम लोग कल समझे थे कि यूरोप क्या है और हम लोग ये देखे थे कि यूरोप एक महादेश है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। उसके बाद हम आप लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में भी समझाए थे, ठीक है ना, कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अगर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों में एकता आए, जो अपने देश से प्रेम करे, अपने देश के बारे में सोचे, तो फिर उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर यह भावना पनपती है उसको राष्ट्रवादी कहते हैं। कल हम सब कुछ आप लोगों को बताए थे। अच्छा, हम आप लोगों को पिछली क्लास में यह भी बताए थे कि यूरोप में कौन कौन सा ऐसा देश है जिस देश के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे, हम आपको बताए थे कि सबसे पहला देश है फ्रांस,
जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि फ्रांस का 3 क्रांति हम लोगों को पढ़ना है। 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। फ्रांस के बाद प्यारे बच्चों हम आप लोगों को बताए थे इटली वो देश है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इटली के बाद जर्मनी वो देश है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और फिर उसके बाद है ऑस्ट्रिया। तो प्यारे बच्चे मुख्य रूप से ये 4 देश है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है, और ये सब कुछ हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिए थे। ठीक है ना। आज हम सीधे शुरुआत करते हैं 1789 की क्रांति। ये सब पिछली क्लास में बताए थे, तो हम इस सब चीजों को हटा देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये सीधा है प्यारे बच्चों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसको फ्रेंच क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है ना। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलो बाबू, सभी बच्चे कंसंट्रेट हो गए? बताइए, बताना शुरू करें। अब एक बार सभी बच्चों का कमेंट हम देख लेते हैं भाई। फ्रांस की क्रांति, आइए आप लोगों को हम फ्रांस दिखाते हैं, फ्रांस घुमाते हैं। ठीक है बाबू, देखिए बाबू, यही है फ्रांस। ठीक है ना। ये जो आप इस मैप में यहां पर जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आप प्यारे बच्चों यहां पर आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं, यही है फ्रांस। इसी फ्रांस के अंदर में बहुत सारे क्रांति हुए, और उन्हीं सभी क्रांतियों के बारे में अब हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, क्लियर है बाबू? सारे बच्चों तैयार हो? बताओ जल्दी से। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग यहां पर समझने जा रहे हैं। तो आइए भाई, हम लोग एक एक चीज को, हर एक चीज को 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति, हम यहां पर यह भी लिख देते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति को ही फ्रेंच क्रांति कहा जाता है, कहीं आप लोग गड़बड़ा न जाए। तो प्यारे बच्चे 1789 ईस्वी 1789 ईस्वी का फ्रेंच, अंग्रेजी में फ्रेंच हम लोग कहते हैं, और हिंदी में क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है ना। 1789 का फ्रेंच या फ्रांसीसी क्रांति, एकदम टॉपिक का नाम आज हम लोगों का यही है। चलो बाबू, टॉपिक समझते हैं, एकदम ध्यान से आप लोग सुनने का प्रयास करिएगा। फ्रांस में 1789 से पहले, ये फ्रांस है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और फ्रांस में 1789 से पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, 1789 के समय में फ्रांस में एक सम्राट हुआ करता था, और सम्राट का नाम है, सम्राट मतलब होता है राजा, और इसका नाम था लुई 16वां। ध्यान से सुनना बाबू, नाम है लुई 16वां। अब इसके नाम में भी एक कहानी छुपा हुआ है, यह भी आप लोग समझिएगा। ठीक है ना। ये लुई, राजा का नाम था लुई, लेकिन ये चूंकि 16वां राजा था तो इसलिए इसको कहा गया लुई 16वां। ठीक है ना। ये बुर्बो राजवंश का था। लुई 16वां जो था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये किस राजवंश का था? तो बुर्बो राजवंश का था। ठीक है ना, ये बुर्बो राजवंश का था। ठीक है। राजा का नाम था सिर्फ लुई, लेकिन चूंकि यह 16वां राजा था बुर्बो राजवंश का, इसलिए इसको लुई 16वां कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? समझ में आ गया? चलिए इसका फोटो दिखाते हैं आप लोगों को। एकदम फोटो दिखा करके अच्छे तरीके से समझाएंगे ना, तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कहां गया जी? आइए आइए, सीधे हम आप लोगों को फोटो दिखाते हैं, और फोटो दिखा करके अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए, ये है प्यारे बच्चे लुई 16वां का फोटो। ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, यही है प्यारे बच्चे लुई 16वां। समझ में आ रहा है? यही राजा यही है, और इसी का नाम क्या है बाबू? इसी का नाम क्या है? यही है प्यारे बच्चे लुई 16वां। ठीक है, यही कौन सा राजा है? लुई 16वां राजा यही है। ठीक है ना। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये कौन है? लुई 16वां है। और ये किस राजवंश का था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आप लोग कमेंट में कहेंगे कि गुरुजी ये बुर्बो राजवंश का था।
ये कौन से राजवंश का? बुर्बो राजवंश का था। एक एक चीज आप लोग पहले समझिएगा, लिखने के प्रयास में मत रहिएगा, ठीक है ना। तो 1789 के समय में प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 1789 ईस्वी के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां की एक बहुत प्यारी सी पत्नी थी, ठीक है ना, है? ध्यान से सुनिएगा, लुई 16वां की पत्नी थी, लुई 16वां की पत्नी जिसका नाम था मेरी अंतोइनेत, मेरी अंतोइनेत। ध्यान से सुनिएगा, मेरी अंतोइनेत, ठीक है ना। लुई 16वां की जो पत्नी थी वो थी मेरी अंतोइनेत। और आपको पता है कि ये मेरी अंतोइनेत कहां की राजकुमारी थी? कहां की राजकुमारी थी? तो याद रखिएगा, यह जो मेरी अंतोइनेत है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना आप लोग, यह जो मेरी अंतोइनेत है, यह तो जो आप लोग इस मेरी अंतोइनेत को देख रहे हैं, यह थी प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। कहां की राजकुमारी? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। राजकुमारी का मतलब होता है राजा की बेटी। तो ये जो मेरी अंतोइनेत थी ना, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो अच्छा ये बताओ, ये जो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में फर्क है, आप लोग एक मत समझिएगा, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। कई सारे बच्चे इसको एक समझ लेते हैं, बिल्कुल एक मत समझिएगा, अलग है बाबू, ठीक है ना। तो जो फ्रांस का राजा था लुई 16वां, उसकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेत और ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो जब ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोइनेत थी, तो ये लुई 16वां कौन हुआ? ऑस्ट्रिया का दामाद हुआ ना जी, है? ऑस्ट्रिया का दामाद कौन? ये लुई 16वां। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर चलिए ये सब तो बता दिए, आप ये बताइए कि ये राजा कैसा था? लुई 16वां कैसा राजा था? बढ़िया राजा था कि बढ़िया राजा नहीं था? आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि लुई 16वां बढ़िया राजा था या बढ़िया राजा नहीं था। सर जी ये भी तो बता दीजिए, लुई 16वां आखिर कैसा राजा था? तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो लुई 16वां था ना, ये बहुत 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 खराब राजा था, घटिया राजा जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, घटिया राजा किसको कहेंगे? जो राजा बनल है लेकिन जनता का भलाई नहीं कर रहा है, उसी को ना घटिया कहेंगे। अरे भाई राजा किस लिए बने हो? जनता की भलाई करने के लिए ना, लेकिन राजा बन गए जनता की भलाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे कि बड़ा खराब राजा है, घटिया राजा है। लेकिन इतिहास के भाषा में हम लोग घटिया तो नहीं लिख सकते हैं, खराब तो नहीं लिख सकते हैं, उसको कहते हैं निरंकुशवादी। जो राजा बढ़िया नहीं होता है, जो राजा जनता की भलाई नहीं करता है, वैसे राजा को हम क्या कहते हैं? निरंकुशवादी राजा कहते हैं। तो ये जो लुई 16वां था ना बाबू, ये कैसा राजा था? ध्यान रखना, ये कैसा राजा था? तो ये निरंकुशवादी राजा था, याद रखिएगा, निरंकुश, निरंकुशवादी। कैसा राजा था? निरंकुशवादी राजा था। निरंकुशवादी का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, यानी कि ऐसा राजा जिसको कोई कुछ ना बोल सके, जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई लगाम ना हो, उसको कहते हैं निरंकुशवादी, ठीक है ना। तो लुई 16वां जो था वो निरंकुशवादी राजा था, ठीक है। इसके शासनकाल में जनता बिल्कुल भी खुश नहीं था, जनता एकदम परेशान, क्योंकि जनता का भलाई ही नहीं करता था, जनता का भलाई ही नहीं करता था, एकदम भलाई नहीं करता था, जनता को देखना नहीं चाहता था, खास करके गरीब, मजदूर, किसान, ये सबको तो और नहीं देखना चाहता था, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि जब निरंकुशवादी राजा है तो जनता उसको कितना चाहेगा? जब राजा जनता को नहीं चाह रहा है तो जनता राजा को कितना चाहेगा? है कि नहीं है बाबू? लुई 16वां के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, सब जगह भ्रष्टाचार था, ठीक है ना, सब जगह पर भ्रष्टाचार होता था। फ्रांस में सभी प्रदेशों का जो स्थिति था, फ्रांस में सभी जगह का जो स्थिति था, जैसे भारत है तो भारत में कई सारे प्रदेश हैं, मतलब राज्य हैं, है कि नहीं है? उसी प्रकार से फ्रांस में भी कई सारे प्रदेश था, राज्य था। तो हर एक राज्यों का जो स्थिति था ना, बहुत खराब था। अब राज्य जब खराब है तो राज्य का स्थिति क्या होगा? सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर मोदी जी ही खराब रहे तो फिर भारत का स्थिति कितना बढ़िया रहेगा?
रहेगा बाबू? नहीं रहेगा। भारत का स्थिति एकदम खराब हो जाएगा। मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री क्यों बनाया? ताकि जनता की भलाई करें। लेकिन मोदी जी अगर जनता की भलाई नहीं करेंगे तो फिर जनता उनको क्यों चाहेगा? जनता चाहेगा ना कि उनको हटा दिया जाए, ठीक है, उनके खिलाफ आंदोलन जनता करेगा। तो वैसे ही फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। लेकिन लुई 16वां जो है बढ़िया राजा नहीं था, अयोग्य राजा था, निरंकुशवादी राजा था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके शासनकाल में किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का स्थिति अच्छा नहीं था। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इसके शासनकाल में कुछ लोग बड़े खुश थे। अब आपको भी पता है कि कौन लोग खुश होते हैं। जो चमचे लोग होते हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। जो चाटुकार लोग होते हैं, ठीक है ना, वो बड़े खुश रहते हैं। जैसे नेता में भी आप लोग देखते होंगे कि कुछ नेता ऐसा होता है जो एकदम खराब नेता है, काम में नहीं करता है, लेकिन उस नेता से भी कुछ लोग बड़ा प्रसन्न रहता है। कौन लोग? जो उस नेता का चाटुकार होता है, जो उस नेता का दलाल होता है, जो उस नेता का दिन भर आगे पीछे कह सकते हैं उसका तलवा चाटते रहता है। तो वैसे ही राजा के शासनकाल में, यानी कि लुई 16वां के शासनकाल में भी कुछ लोग बड़ा खुश था, जिसमें मुख्य रूप से 2-3 वर्ग के लोग आते थे। एक तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, एक तो पादरी वर्ग के लोग। ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। यानी कि लुई 16वां के शासनकाल में पहला जो पादरी वर्ग के लोग थे, ठीक है ना, पादरी वर्ग के लोग थे, बड़े खुश थे। और दूसरा प्यारे बच्चे कुलीन वर्ग के लोग। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कौन हो गया? कुलीन वर्ग के लोग। और तीसरा क्या हो गया? सामंत वर्ग के लोग, सामंत लोग। ये 3 लोग बड़े खुश थे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये 3 लोग था कौन? जरा ये तो बता दीजिए। ये पादरी कौन था? ये सामंत कौन था? ये कुलीन कौन था? जरा इसके बारे में बताइए ना, है कि आखिर ये राजा से खुश काहे था? जब पूरा जनता राजा से, यानी कि लुई 16वां से परेशान था, तो फिर ये तीनों काहे खुश था? सर जरा इसके बारे में बताइए। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले बात करते हैं पादरी वर्ग का। जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पादरी वर्ग का, कि जो पादरी वर्ग के लोग होते थे वे धर्म से जुड़े हुए लोग होते थे, ठीक है ना, पूजा पाठ कराने वाले लोग होते थे, धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, धार्मिक शिक्षा देते थे। अच्छा ये बताओ, अभी अगर भारत में मान के चलते हैं कि हिंदू धर्म में कोई पंडित जी है, ठीक है ना, जिसको साधु महात्मा कहते हैं, तो भले लोग किसी को और गरिया ले, ठीक है ना, भले आप रोड पे चलते हुए आम लोगों को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन लोग पंडित जी का बड़ा इज्जत करते हैं कि ना आप तो सरकार हैं, पंडित जी हैं, आप तो पूजा पाठ कराते हैं, आप तो भगवान के जैसे हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। पंडित जी के साथ लोग गलत नहीं करता है, क्योंकि कितना बड़ा पापी रहे पंडित जी को वो प्रणाम करता ही है, ठीक है ना। तो जैसे हिंदू में मंदिर में पुजारी होता है, अगर मुसलमान में चले जाएं तो मुसलमान में क्या होता है कि मस्जिद में मौलवी साहब होते हैं। उसी प्रकार से फ्रांस में ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग रहते थे, ठीक है ना, फ्रांस में ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग रहते थे। ध्यान से सुनना बाबू, फ्रांस में ज्यादातर किस धर्म के लोग रहते थे? ईसाई धर्म के लोग रहते थे। और ईसाई का जो पूजा पाठ वाला स्थल होता है उसको चर्च कहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। तो चर्च में पूजा पाठ कराने के लिए जो लोग होते हैं उसी को कहते हैं पादरी वर्ग के लोग। तो पादरी मतलब कह सकते हैं धर्म गुरु, ठीक है ना, पादरी वर्ग कहने का मतलब हम कह सकते हैं धर्म गुरु। क्या कह सकते हैं? धर्म गुरु। तो पादरी वर्ग के लोग बड़े प्रसन्न थे लुई 16वां के शासनकाल में। अब दूसरा होता है कुलीन वर्ग। ये कुलीन वर्ग के लोग कौन थे भाई? तो कुलीन वर्ग समाज का एक ऊंचा वर्ग होता था, जिसके पास खूब धन संपत्ति होता था, ठीक है ना, प्रतिष्ठा होता था समाज में, और ये कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार भी मिलता था, ठीक है ना। कुलीन वर्ग के लोग ही आगे चल करके सामंत बनते थे। अब सामंत के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो कुलीन वर्ग कौन हो गए भाई? धनी लोग, ठीक है ना, धनी लोग। क्योंकि राजा महाराजा लोग जो होते हैं ना, वो पैसों वालों का बड़ा इज्जत करते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका तो इज्जत लोग करते हैं, भले गरीब लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों का, मजदूर लोगों का, किसान लोगों का इज्जत करे ना करे, पैसे वाले का बड़ा इज्जत करते हैं। तो बाबू राजा भी कुलीन वर्ग का, यानी कि धनी लोगों का बड़ा इज्जत करता था। तो कुलीन वर्ग का स्थिति बढ़िया था। राजा को भी लगता था कि पैसा वाला आदमी है भाई, इसका बात मानना चाहिए। तो राजा यानी कि लुई 16वां जो है वो पादरी वर्ग का और कुलीन वर्ग का खूब इज्जत करता था। अब बात रहा सामंत लोग। ये सामंत कौन होता था?
ये सामंत कौन होता था भाई? तो प्यारे बच्चे, सामंत क्या होता था जरा हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या था कि राजा के पास बहुत भूमि होता था, ठीक है ना, राजा है ये है भाई लुईस उल्हामा, तो इसके पास बहुत सारा जमीन होता था। तो राजा जो है वो अपना जमीन किसको देता था? सामंतों को देता था कि जाओ भाई हम ये जमीन तुमको देते हैं, तुम इस पर किसानों से क्या करवाओ? काम करवाओ। तो सामंत लोग राजा के जमीन पर काम करवाते थे, ठीक है ना, सामंत लोग क्या करवाते थे? राजा के जमीन पर काम करवाते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर जमीन किसान का है, अगर जमीन राजा का नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जमीन किसान का है, अगर जमीन राजा का नहीं है, फिर भी जो मतलब जो किसान का भी जमीन है ना, उस पर अगर कोई किसान फसल लगा रहा है तो उससे जबरन टैक्स वसूला कर, ये मतलब टैक्स वसूलता था। यानी कि खेतों पर खेती करवाना, अगर राजा का खेत है उस पर भी खेती करवा करके लगान वसूलना, और अगर किसी निजी व्यक्ति का, किसी किसान का अगर खेत है तो भी उसके बदले में उससे टैक्स लेना। यानी कि भाई जमीन किसी का हो, उस जमीन का मालिक कौन होता था? सामंत लोग होता था, ठीक है ना। तो सामंत लोग, राजा का खास आदमी था तो बड़ा खुश रहता था। यानी कि लुईस उल्हामा के शासनकाल में पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग का स्थिति बहुत बढ़िया था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया था, इसलिए ये सब खुश रहते थे। लेकिन भाई पादरी, कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग को संख्या तो कुछ होता है, इक्का दुक्का होता है, लेकिन समाज में रहने वाले बाकी जो लोग हैं, चाहे किसान वर्ग हो गए, मजदूर वर्ग हो गए, मध्यम वर्ग हो गए, ज्यादा संख्या तो इनका ना होता है बाबू, बताओ जल्दी से, ज्यादा संख्या तो इनका होता है। तो भाई समाज में रहने वाले सभी लोग जो थे वो वह लुईस उल्हामा से परेशान हो गए। समाज में रहने वाले सब लोग ये कहने लगे कि राजा बढ़िया नहीं है, ये राजा खाली पैसा वाला लोग को देखता है, हम लोग को सोचता ही नहीं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, भ्रष्टाचार में हम लोग जी रहे हैं, छटपटा रहे हैं, राजा को कोई मतलब नहीं है। बड़ा भ्रष्टाचारी राजा था, निरंकुशवादी राजा था। अच्छा ये बताओ, अगर आप होते जनता के जगह पर, फ्रांस में अगर बाकी आम जनता के जगह पर आप होते तो ऐसे राजा का क्या करते? बताओ बाबू जल्दी से, आप अगर होते तो ऐसे राजा का क्या करते? जल्दी से बताइए। अगर आप होते तो अगर इस प्रकार का राजा है तो ऐसे राजा का आप क्या करते? कहते हैं ना कि यार सर इसको तो जान मार देना चाहिए, ऐसे राजा रह करके क्या करेगा जो जनता का भलाई ही ना करे। यही ना कहेंगे कि भाई ऐसा राजा रह करके क्या करेगा जो जनता का भलाई ही ना करे, तो ऐसा राजा को रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, इसकी हत्या हो जानी चाहिए। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ऐसा ही हुआ, ठीक है ना, जो चीज आपके मन में चल रहा है ना वैसा ही हुआ। इस राजा का मर्डर किया गया, लेकिन कैसे मर्डर किया गया पता है? इतना आसानी से नहीं मारा गया। इस ससुरा जो है वो जनता को बड़ा तड़पाया था, जनता को बड़ा सताया था, तो जनता भी एकदम गुस्साइल था, ठीक है ना, जनता को भी लग रहा था कि ना ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ लोग थे, ठीक है ना, जैसे किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं हमेशा से, वैसे ही फ्रांस में कुछ लोग थे जिसमें कि हम आपको फोटो दिखाना चाहते हैं, जिसमें कि हम फोटो दिखाना चाहते हैं। आप लोग जरा फोटो को ध्यान से देख लीजिए। देखो बाबू ये फोटो आप लोग जरा गौर से देख लीजिए, ये 3 व्यक्ति, ठीक है ना, ये 3 व्यक्ति को आप लोग देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले व्यक्ति जिनका की फोटो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहले व्यक्ति जिनका की फोटो आप लोग प्यारे बच्चे यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है वॉल्टेयर। क्या नाम है? वॉल्टेयर। इनका नाम है वॉल्टेयर, वॉल्टेयर, ठीक है ना, वॉल्टेयर। और ये जो बीच वाले व्यक्ति हैं इनका नाम था रूसो। क्या नाम था? रूसो, ठीक है। और ये जो लास्ट में ये जो व्यक्ति देख रहे हैं इनका नाम था मोंतेस्क्यू। क्या नाम था बाबू? याद रखिएगा, मोंतेस्क्यू, मोंतेस्क्यू, ठीक है ना। ये 3 व्यक्ति आगे आए और ये तीनों आगे आकर के पूरी जनता को बोले कि भाई ऐसा राजा नहीं होना चाहिए, और पूरी जनता ये तीनों के बातों में आकर के आंदोलन करने में लग गई, क्रांति हो गया। सारी जनता सड़क पे उतर गई राजा के खिलाफ कि भाई लुईस उल्हामा को गद्दी से हटाओ, लुईस उल्हामा को मारो, ऐसा राजा नहीं चाहिए, इस प्रकार का घटिया राजा नहीं चाहिए। सब लोग एकदम हल्ला करने लगे, हंगामा करने लगे, आंदोलन हो गया 1789 ईस्वी में, ठीक है ना। 1789 ईस्वी में आंदोलन हुआ, लुईस उल्हामा को कॉलर पकड़ करके जेल में डाल दिया गया।
ठीक है ना। लुई सोलहवां को बंदी बना लिया गया, समझ में आया। लुई सोलहवां को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। और सिर्फ लुई सोलहवां को ही बंदी नहीं बनाया गया, लुई सोलहवां की जो पत्नी थी मेरी अंतोनेत, इसको भी बंदी बनाया गया। ठीक है ना। लुई सोलहवां को और लुई सोलहवां की पत्नी मेरी अंतोनेत को, दोनों को पकड़ करके बंदी बनाया गया। चलो जेल में चक्की चलाओ भाई अब, ठीक है ना, बड़ा जनता को सताए हो। और दोनों को जेल में डाल दिया गया, जहां कई वर्षों तक उसको जेल में ही रखा गया। और फाइनली जानते हैं कि लुई सोलहवां को कब मारा गया? किसी बच्चे को पता है? आप लोग 9वीं क्लास में पढ़े हैं, जरा बताइए तो। लुई सोलहवां को कब मारा गया पता है? 1789 ईस्वी में पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया गया। और फाइनली लुई सोलहवां को कब मारा गया? किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। कौन बच्चे बताए हैं भाई? कौन बच्चे बताए हैं? एक बच्चे का जवाब आया है श्रीकांत का जवाब बिल्कुल सही आया है। 1793 में फाइनली लुई सोलहवां को मारा गया। लेकिन कैसे मारा गया पता है? आइए बताते हैं कि लुई सोलहवां को कैसे मारा गया। इस प्रकार का एक मशीन है बाबू, देख रहे हैं ना कि लकड़ी का एक मशीन बना हुआ है, और इसमें छोटा सा यहां पर देख लीजिए छेद किया हुआ है, देख सकते हैं यहां पर, है ना। इस लकड़िया में छोटा सा यहां पर छेद किया हुआ है। राजा को 3-4 आदमी मिल करके पकड़ा। आप पकड़ के ये जो छोटा सा छेद देख रहे हैं ना, इसमें मूड़ी को ऐसे करके घुसा दिया। और ऊपर जो ये तलवार लगा हुआ है चमचमाता हुआ लोहे का, ये रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी को यहां से ढीला किया, ये तलवार एकदम ऊपर से ऐसे गिरा और इसका मूड़ी जो है वो काट दिया यहां से। ठीक है ना। यहां से प्यारे बच्चों लुई सोलहवां का गर्दन उड़ा दिया, और उसकी पत्नी का भी। ठीक है। इसका नाम है गिलोटिन, याद रखिएगा। ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं, इसको कहा जाता है गिलोटिन। क्या कहते हैं? गिलोटिन। ठीक है ना। यानी कि लुई सोलहवां को गिलोटिन पे चढ़ा करके मार दिया गया। ठीक है। लुई सोलहवां को गिलोटिन पे चढ़ा करके काट दिया गया, मार दिया नहीं गया, काट दिया गया। ठीक है। और सही भी किया। अगर कोई राजा निरंकुश है, जनता की भलाई नहीं करता है, तो फिर उसका यही हाल होना चाहिए। ठीक है ना। तो 1789 ईस्वी का क्रांति यही है प्यारे बच्चों। 1789 ईस्वी का क्रांति यही है जिसमें कि लुई सोलहवां को बहुत बेरहमी से पकड़ करके जेल में बंद किया गया, और फाइनली 1793 ईस्वी में उसको मार दिया गया। तो कई बार परीक्षा में सवाल आता है, यहां से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि लुई सोलहवां किस राजवंश का था। ठीक है ना। कई सारे सवाल बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि लुई सोलहवां किस राजवंश का था, तो आप लोग कहिएगा बुर्बो राजवंश का। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लुई सोलहवां किस राजवंश का था, तो बताइएगा बुर्बो राजवंश का था। ठीक है। लुई सोलहवां की पत्नी का नाम मेरी अंतोनेत। मेरी अंतोनेत कहां की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। लुई सोलहवां की मृत्यु कब हुई, तो याद रखिएगा 1793। ठीक है बाबू। अगर आपसे पूछा जाए कि लुई सोलहवां की मृत्यु कब हुई, लुई सोलहवां की मृत्यु कब हुई, तो बताइएगा 1793। कब बताना है? 1793 को लुई सोलहवां की मृत्यु हुई थी। ठीक है। और इस क्रांति को ही हम लोग 1789 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। समझ में आया बाबू? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 1789 की क्रांति बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया? बताइए जल्दी जल्दी से। 1789 ईस्वी का क्रांति अगर समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। डबल सी लिखो बाबू। ठीक है ना। 1789 ईस्वी का क्रांति समझ में आ गया है तो डबल सी जल्दी से लिखिए। ठीक है ना, ताकि हम समझ जाएं कि आपको क्रांति समझ में आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। ये क्वेश्चन 2 अंक का प्यारे बच्चों परीक्षा में आता है। कितने अंक का? 2 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। ठीक है ना। 1789 ईस्वी के क्रांति का मुख्य कारण, फोटो तो हम समझाने के लिए परीक्षा में आएगा, तो ये 4 लाइन का आंसर आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारणों को माना जाता है।
फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां था, यानी कि जिस समय फ्रांस का क्रांति हुआ उस समय निरंकुशवादी शासक लुई 16वां वहां का राजा था। इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी, जबकि पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। यानी कि जो पादरी वर्ग के लोग हैं और जो कुलीन वर्ग के लोग हैं इनका स्थिति बहुत अच्छा था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पादरी और कुलीन क्या है हम आपको अभी अभी जस्ट बता भी दिए। इस क्रांति के मार्ग को किसने आगे बढ़ाया? तो वॉल्टेयर ने, रूसो ने और मॉन्टेस्क्यू ने। ये है वॉल्टेयर, ये है रूसो और ये है मॉन्टेस्क्यू। ये तीनों व्यक्ति मिलकर के इस क्रांति को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। पादरी और कुलीन वर्ग क्या है इसको आप लोग भूल ना जाए, इसलिए अलग स्लाइड में हम ये भी लिख दिए हैं कि पादरी वर्ग क्या है और कुलीन वर्ग क्या है। याद रखिएगा, समाज का वह वर्ग जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है, जो पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान तथा लोगों को धार्मिक शिक्षा देने का काम करते हैं, जैसे कि चर्च के पादरी। ठीक है ना, यानी कि जो चर्च में पुजारी होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। और कुलीन क्या है? तो समाज का वह उच्च वर्ग जो धन, पद, प्रतिष्ठा और विशेष अधिकार रखता है। पुराने समय में राजा, जमींदार और बड़े सामंत इसी वर्ग में आते थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पादरी और कुलीन वर्ग। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो लुई 16वां था ना, ये जो लुई 16वां था ना, यह पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को बहुत विशेष अधिकार दिए हुए था। यानी कि जो अधिकार जिसको आज हम लोग कहते हैं पावर, अगर कोई नेता आज किसी व्यक्ति को, चाहे आप ऐसे समझो ना कि कोई नेता है, ठीक है ना, कोई विधायक जी हैं या सांसद जी हैं, उनसे हमारा जान पहचान है, तो हम कहते हैं ना, कह रहे हमरे पास बहुत पावर है, हमको विशेष अधिकार है। काहे भाई? काहे कि हमको विधायक जी से जान पहचान है। तो वैसे ही राजा से जिसका जान पहचान होता था ना, उसको समाज में विशेष अधिकार मिलता था, बहुत तरह का विशेष अधिकार मिलता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लुई 16वां का ये जो अस्तित्व था वो 1793 में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बताओ बाबू, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां तक समझ में आ गया? हाँ, सब कुछ हम आप लोगों को बता दिए। 1789। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या आप लोगों को रटना पड़ेगा? एकदम ईमानदारी से बताइए, अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो क्या आपको रटना पड़ेगा? एकदम अपना मन से आंसर लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, बहुत आराम से आंसर लिख सकते हैं कि 1789 के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया बाबू? चलिए, सामंतवाद क्या है, ये सब चीजें आप लोग को तो भाई अभी हम जस्ट बता दिए कि सामंतवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें समाज भूमि के आधार पर बटा होता था। इसमें राजा अपनी जमीन किसको देता था? सामंतों को दे देता था, और सामंत किसानों से काम करवाते थे। अभी बताया ना, सामंत के बारे में भी बताया ना कि राजा अपना जमीन सामंत को देता था और सामंत किसानों से उस जमीन पे काम करवाते थे। ठीक है ना, इस व्यवस्था में सामंतों को अधिक अधिकार था और विशेष सुविधाएं प्राप्त होता था, जबकि किसानों को कम अधिकार मिलते थे और उन्हें सामंतों के अधीन रह करके काम करना पड़ता था। तो सामंत के बारे में अभी जस्ट हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो 1789 ईस्वी का क्रांति तो प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे समझते हैं, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। 1789 ईस्वी का जब क्रांति हुआ, ठीक है ना, तो 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए गए। ठीक है बाबू, 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए, बहुत सारे सकारात्मक काम हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या क्या काम हुआ, लिखेंगे। 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद, 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद, 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद किए गए कुछ प्रमुख सकारात्मक कार्य, कुछ सकारात्मक कार्य जो कि हम आप लोगों को अभी बताते हैं कि 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद कौन कौन सा कार्य किया गया। तो सबसे पहला, जब निरंकुशवादी राजा का खात्मा हुआ, जब निरंकुशवादी राजा नहीं रहा, जब लुई 16वां नहीं रहा, तो फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना हुई ताकि जनता के हित में काम हो। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या हुआ बाबू? सबसे पहला काम हुआ नेशनल असेंबली की स्थापना। ध्यान रखिएगा, नेशनल असेंबली
नेशनल असेंबली की स्थापना, नेशनल असेंबली की स्थापना। सबसे पहला काम क्या हुआ? नेशनल असेंबली का स्थापना हुआ, ठीक है, ताकि जनता के हित में काम हो सके। दूसरा क्या हुआ? नया संविधान बनाया गया, जो लुई 16वां वाला संविधान था ना, उसको चेंज किया गया और नया संविधान बनाया गया, नया संविधान बनाया गया, ठीक है बाबू, नया संविधान बनाया गया ताकि जनता के हित में और अच्छे अच्छे काम हो, ठीक है, नया संविधान बनाया गया। और क्या क्या हुआ भाई? और क्या क्या हुआ? जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार दिया गया था, ठीक है ना, और आम जनता को कोई अधिकार नहीं था, उस सब चीज को खत्म करके समान अधिकार लागू किया गया, ठीक है ना, सभी को समान अधिकार दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे, सभी को समान अधिकार दिया गया, सभी को समान अधिकार, सभी को समान अधिकार मिला, यानी कि समाज में रहने वाले हर एक वर्ग को समान अधिकार दिया गया। चौथा, और क्या क्या अच्छा अच्छा काम किया गया भाई? तो जो सामंती व्यवस्था था, राजा अपना एक सामंत रखता था और सामंत जो है वो किसानों से काम कराता था, तो सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बाबू, एकदम एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, ठीक है ना। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, यानी कि सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। चौथा के बाद पांचवा, अब कौन सा काम किया गया बाबू? ध्यान रखिएगा, लुई 16वां के राज्य में क्या होता था कि आयात और निर्यात पर टैक्स लगता था, यानी कि कोई सामान बाहर जाएगा उस पर टैक्स, कोई सामान बाहर से देश के अंदर आएगा उस पर टैक्स। तो आंतरिक आयात निर्यात, अब मान लिया जाए कि बाहर जा रहा है तो ठीक है, अगर फ्रांस के अंदर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई व्यापारी अगर व्यापार करना चाहता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, तो आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे, आंतरिक आयात निर्यात कर, आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया, समाप्त किया गया, ठीक है ना, समाप्त किया गया। ये ध्यान से सुनिएगा, आंतरिक आयात निर्यात टैक्स को क्या किया गया? समाप्त किया गया। और क्या काम किया गया भाई? पूरे फ्रांस में एक समान नाप तौल की पद्धति अपनाई गई, ठीक है ना, कि पूरे फ्रांस में नाप तौल की समान पद्धति होगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे, नाप तौल की समान पद्धति, नाप तौल की समान पद्धति अपनाई गई, ठीक है, नाप तौल की समान पद्धति अपनाई गई। ऐसा नहीं कि कहीं पर 1000 ग्राम में 1 किलो हो रहा है तो कहीं पर 900 ग्राम में ही 1 किलो हो जा रहा है। जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो पादरी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए 1500 ग्राम बराबर 1 किलो हो रहा है और किसान के लिए 900 ग्राम में 1 किलो हो जा रहा है। ऐसा नहीं, सबके लिए नाप तौल का समान व्यवस्था लागू किया गया। और फ्रांस में एक भाषा था फ्रेंच भाषा, अभी भी फ्रेंच भाषा ही चलता है, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, 7वां नंबर क्या है बाबू? 7वां नंबर है कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया गया कि भाई फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, और राष्ट्रगान और अपना राष्ट्रगान बनाया गया, और अपना राष्ट्रगान बनाया गया, राष्ट्रगान बनाया, यानी कि अलग से राष्ट्रगान बनाया गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलिए हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना। बड़ा प्यारा सा, बड़ा छोटा सा सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं। ये सब पहले तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि ये सब जो काम है वो 1789 ईस्वी के क्रांति के बाद जनता के हित में किए गए, ठीक है ना बाबू। आवाज नहीं जा रहा है क्या? है
आवाज तो सही है ना? आवाज तो एकदम क्लियर जा रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है? आवाज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं भाई, आवाज में कोई दिक्कत नहीं, आवाज एकदम सही है। चलिए, अच्छा, ये फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि फ्रांस का जो राष्ट्रभाषा है वो फ्रेंच को कर दिया गया। अगर हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछें, प्यारे बच्चों, कि भारत का राष्ट्रीय भाषा बताइए क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जल्दी से एक बार बच्चे कमेंट करके बताओ, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? देखते हैं कितने बच्चे सही और कितने बच्चे गलत जवाब देते हैं। जल्दी से बताइए, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? एक बार जल्दी से आप लोग जवाब बता दीजिए। हम जानते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन बगुलन से फंस जाएगा उसमें। ठीक है ना? आप लोग हिंदी कहेंगे ऐसा हमें पता था। देखो बाबू, हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अंतर यहीं पर है जो बच्चे अधिकांश नहीं जानते हैं। ठीक है ना? भारत का राष्ट्रीय भाषा अगर आप कहते हैं कि हिंदी है, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल गलत होगा। हिंदी जो है ना वो राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी जो है वो पूरे राज्य में नहीं बोली जाती है। इसका मतलब हुआ कि भारत का जो भी सरकारी कामकाज होता है वो हिंदी में होता है। आप लोग को हम बता दें कि भारत का जो संविधान है वो एक भाषा को मान्यता नहीं देता है। ठीक है ना? भारत का संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, सिर्फ हिंदी को मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। हिंदी में कामकाज होता है, सरकारी कामकाज हिंदी में होता है, इसलिए हिंदी को राज्य भाषा बोला जाता है, ना कि राष्ट्रभाषा बोला जाता है। आप लोग तमिलनाडु चले जाइए, भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वहां हिंदी नहीं बोला जाता है, हिंदी समझा भी नहीं जाता है। ठीक है ना? ना हिंदी बोला जाता है ना हिंदी समझा जाता है। अभी जानते हैं, तमिलनाडु के एक लोग हमारे ऑफिस में आए थे, हमारे साथ उनका एक छोटा सा मीटिंग था। क्यों आए थे? हमारा जो टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन है उसका सर्वर जो है वो तमिलनाडु के ही एक व्यक्ति के पास है। ठीक है ना? तमिलनाडु के ही एक व्यक्ति है, उन्हीं का सर्वर हम यूज करते हैं अपने टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन में। तो उस सर्वर के जो मालिक थे वो हमसे मिलने के लिए पटना आए थे। तो जब हम उनसे बातचीत जब कर रहे थे तो हमें पता लगा कि भाई वो हिंदी तो जानते ही नहीं है, वो एकदम इंग्लिश बड़बड़ाए जा रहे थे, इंग्लिश बोले जा रहे थे। और मतलब होता है ना कि इंग्लिश भी वे लोग, चूंकि उन लोगों का भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश भी बड़ा एकदम रेगुलर बोलते हैं, तो उनका इंग्लिश कुछ कुछ तो समझ में आ रहा था, लेकिन बहुत कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या किया जाए भाई? ठीक है ना? तो फिर मामला वहां पर गड़बड़ा गया। तो जब मामला गड़बड़ाया तो हम अपने इंग्लिश वाले टीचर्स को बुलाए, कहे कि सर जरा ट्रांसलेट करिए। ठीक है ना? तो भाई इंग्लिश वाले टीचर जो आपके दीपक सर हैं वो बैठ गए। ठीक है ना? और वो उनसे बात करने लगे। ठीक है? और दीपक सर जो है उनसे बात किए, समझ में आया कि नहीं आया? और वो फिर क्या किए, वो मतलब दीपक सर उनका बात सुनते थे, उनकी बातों को समझते थे, फिर वो हमको हिंदी में समझाते थे। फिर हम कोई बात हिंदी में बोलते थे तो दीपक सर उनको इंग्लिश में करके समझाते थे। इस तरीके से करके बातचीत हुआ हमारा। तो सोचो, तमिलनाडु जो कि भारत का हिस्सा है लेकिन वहां हिंदी नहीं बोला जाता है। जो केरल है, केरल भारत का हिस्सा है, वहां हिंदी नहीं बोला जाता है कि नहीं है? तो ये सब राज्य ऐसा है जहां पर हिंदी नहीं बोला जाता है। तो सोचो भाई कि कैसे हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी हो गया। अगर हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा होता तो पूरे राज्य में बोला जाता। समझ में आ रहा है ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब आइए फिर से हम लोग इतिहास में चलते हैं, फिर से हम लोग इतिहास को ही समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? 1789 ईस्वी का क्रांति सब लोगों का कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया? बताओ बाबू, 1789 का क्रांति आप लोग सभी बच्चे समझ गए? बहुत बढ़िया, हमें लगता है कि सारे बच्चे को समझ में आ गया। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। 1789 ईस्वी का जब क्रांति हुआ तो उस समय फ्रांस का एक सेनापति था। ठीक है ना? 1789 में
1789 में ही प्यारे बच्चों फ्रांस का एक सेनापति था। फ्रांस का सेनापति, ध्यान रखिएगा, सेनापति का मतलब पता है ना, जो सेना का नेतृत्व करता है। तो एक फ्रांस का सेनापति था जिसका नाम था नेपोलियन। क्या नाम था? ध्यान से सुनिएगा, नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये फ्रांस का सेनापति था। फोटो जरा हम दिखा दें नेपोलियन बोनापार्ट का, देख लो, ये है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है बाबू, 1789 ईस्वी के क्रांति के समय ये फ्रांस का सेनापति था, नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो जब 1789 ईस्वी का क्रांति हुआ, जब लुई सोलहवां खत्म हो गया, तो इसके मन में एक विचार आया। इसके मन में आया कि क्यों ना हम भी अब राजनीति में आए। ठीक है ना, क्यों ना हम फ्रांस का सम्राट बने, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत मजबूत सेनापति था। मतलब विश्व के एक महान सेनापति में इसका गिनती होता था कि भाई विश्व का एक बहुत बड़ा सेनापति कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट के मन में यह चीज आया कि हम क्यों ना फ्रांस का राजा बन सकते हैं, हम भी अब राजनीति में आते हैं। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट 1789 ईस्वी में जब क्रांति हुआ, उसी समय राजनीति में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट 1789 ईस्वी में ही राजनीति में प्रवेश कर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जो है बाबू, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट जिसको कि आप देख रहे हैं, यह नेपोलियन बोनापार्ट 1789 में ही राजनीति में, ध्यान से सुनिएगा, 1789 में ही राजनीति में प्रवेश करता है। राजनीति में प्रवेश करता है। ठीक है, राजनीति में प्रवेश कर गया कि भाई हमको राजा बनना है। ठीक है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी भी बड़ा जबरदस्त है। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी भी बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से सुनिएगा। 1789 ईस्वी में ये राजनीति में बेचारा प्रवेश कर गया कि अब हमको भी क्या बनना है? राजा बनना है। और राजा बनने के फिराक में ये लग गया कि अब हम चाहे कुछ भी हो जाए राजा तो बनेंगे। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट 1789 ईस्वी में राजनीति में प्रवेश करता है, संघर्ष करता है, बहुत संघर्ष करता है, और अंत में प्यारे बच्चों यही नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में, सोच लो 15 साल तक बेचारा को संघर्ष करना पड़ा नेपोलियन को। एक दिन में कोई राजा नहीं बन जाता है। ठीक है ना, 1789 में राजनीति में आया, जो कि विश्व का सबसे महान सेनापति था, उसको भी 15 साल लग गया राजा बनने में। ठीक है ना, और 1804 ईस्वी में, एग्जैक्ट डेट अगर हम आपको बताएं तो 18 मई 1804 ईस्वी को, अगर एग्जैक्ट डेट आपको बताएं तो, ठीक है ना, 18 मई 1804 को नेपोलियन जो है वह फ्रांस का सम्राट बन गया। फ्रांस का सम्राट बन जाता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेपोलियन के बारे में। चलिए आइए, नेपोलियन के बारे में हम आपको कुछ और चीजें बता देते हैं। जैसे नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना बाबू, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? किसी बच्चे को पता है? अगर नहीं तो याद रखिएगा, नेपोलियन का जन्म हुआ था गांधी जी के जन्म से 100 साल पहले। गांधी जी का जन्म हुआ है 1869 में, उनसे 100 साल पहले आइए तो 1769 में, 15 अगस्त के दिन ही। ठीक है ना, तो 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। और जब इसने जन्म लिया, बचपन में इसका नाम रखा गया नेपोलियन दी बोनापार्टे। ठीक है ना, यह भी याद रखिएगा, बचपन का नाम, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ठीक है ना, बचपन का नाम। तो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्टे। ठीक है ना, नेपोलियन के बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्टे। नेपोलियन दी बोनापार्टे, याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का क्या नाम था? नेपोलियन दी बोनापार्टे। ठीक है, और ये नेपोलियन क्या था बाबू? ध्यान रखिएगा, फ्रांस का सेनापति था। बता दिए ना हम, फ्रांस का सेनापति था। तो फाइनली अब आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि 1789 में
राजनीति में प्रवेश करता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट राजनीति में कब प्रवेश किया, तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट 1789 में राजनीति में प्रवेश करता है और 18 मई 1804 ईस्वी को यह फ्रांस का सम्राट बन गया। और जब फ्रांस का सम्राट बना तो इसने अपना एक अलग कानून बनाया। ठीक है बाबू, ध्यान से सुनिएगा अब, ठीक है ना। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बनता है तो सम्राट बनने के बाद अपना एक नया कानून बनाया, और नया कानून का नाम क्या था पता है? इसने जो अपना नया कानून बनाया उसका नाम था नेपोलियन संहिता। क्या नाम था? याद रखिएगा, नेपोलियन संहिता। ठीक है ना, नेपोलियन संहिता। ऐसे संहिता का मतलब कानून ही होता है। नेपोलियन संहिता का मतलब हुआ नेपोलियन का कानून। ठीक है ना, यानी कि नेपोलियन ने अपना एक अलग कानून बनाया और जिसका नाम है नेपोलियन संहिता। ठीक है बाबू, समझ में आया? समझ में आया बाबू? जल्दी से बताओ। हाँ, अच्छा, इसी को नेपोलियन संहिता यानी कि नेपोलियन संहिता को ही हम लोग नेपोलियन का कानून या इसी को हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड भी कहते हैं। ये जो कानून बना ना इसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए नेपोलियन का जो कानून बना था उसको कहते हैं कोड नेपोलियन या नेपोलियन कोड कहते हैं। ये प्यारे बच्चों वो पुस्तक है नेपोलियन का, जिसके मतलब जो नया कानून बनाया गया था उस कानून का पुस्तक है, और इसका नाम क्या है? नेपोलियन कोड। देख रहे हैं लिखा हुआ है कोड नेपोलियन, है ना। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो नेपोलियन के द्वारा यही नया कानून बनाया गया, और जानते हैं इसमें 5 कोड थे, मतलब 5 तरह का कानून बनाया गया था। ठीक है ना, ये नेपोलियन कोड में आप लोगों को हम यहीं पर लिख करके बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। 5 कोड थे मतलब क्या हुआ? 5 तरह का कानून। 5 कोड मतलब हुआ कि 5 तरह का कानून बनाया गया था। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो याद रखिएगा कि नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। याद रहेगा बाबू, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। हाँ, ठीक है ना, अलग अलग, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के पर्पस से, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो याद रखिएगा नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। याद रहेगा? जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताइए। हाँ, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे। अगर पांचों के बारे में अगर आप लोगों से अलग अलग पूछा जाए ना तो अलग अलग तरीका का कोड है। जैसे अगर पहला नंबर बता दिया जाए, चलिए आपको हम पांचों के बता दें। सबसे पहला जो कोड था उसका नाम था नागरिक संहिता। सबसे पहला था बाबू नागरिक संहिता। जो सबसे पहला कोड था वो था नागरिक संहिता। अब ये नागरिक संहिता क्या है? इसमें सभी नागरिकों को एक समान तरीके से देखा जाए, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया जाए, विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाए, किसी भी नागरिक को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, समाज में रहने वाले हर एक नागरिक को एक समान अधिकार मिलेगा। यही सब बताया गया था नागरिक संहिता में। ठीक है ना। दूसरा जो कोड था उसका नाम था नागरिक प्रक्रिया संहिता। दूसरा कोड था नागरिक प्रक्रिया संहिता। नागरिक प्रक्रिया संहिता, याद रखिएगा। दूसरा कोड जिसका नाम है नागरिक प्रक्रिया संहिता। ठीक है ना। इस नागरिक प्रक्रिया संहिता में यह बताया गया था कानूनी प्रक्रिया। ठीक है ना, कानूनी प्रक्रिया कि भाई अगर कोई नागरिक गलती करता है, अगर कोई नागरिक अपराधी है तो उसको कैसे अदालत में मुकदमा चला करके सजा दिलाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया नागरिक प्रक्रिया संहिता। तीसरा, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उनके लिए एक अलग कानून बना जिसको वाणिज्य संहिता कहा गया। क्या कहा गया? वाणिज्य संहिता। उसको कहा गया वाणिज्य संहिता। व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए, यानी कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक अलग कानून बनाया गया। उसके बाद जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उनके लिए अलग कानून बनाया गया, आपराधिक संहिता। ठीक है ना, आपराधिक संहिता। ठीक है, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उनके लिए अलग कानून बना जिसका नाम पड़ा ये आपराधिक संहिता। और उसके बाद सबसे लास्ट में 5वां जो था वो था दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता।
दंड प्रक्रिया संहिता, यही कुल 5 गो कानून था बाबू। दंड प्रक्रिया संहिता में क्या था? कानूनी प्रक्रिया को परिभाषित किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर कुछ क्राइम किया है, कुछ गलती किया है, तो उसका गिरफ्तारी होगा, जांच होगा, फिर अदालत में उसको सजा सुनाया जाएगा। तो इस तरीके से करके नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो क्या बताइएगा? नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे प्यारे बच्चों। बताओ, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहां तक सारे बच्चे समझ गए? बहुत अच्छा। तो यहां तक हम आप लोगों को समझा दिए कि 1789 ईस्वी का क्रांति हो गया है, लुई 16वां का शासन चला गया है। हालांकि जानते हैं लुई 16वां 1789 ईस्वी तक राजा था, 1789 ईस्वी तक राजा था। एक चीज जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है उसको समझिएगा। लुई 16वां के बारे में अगर बात किया जाए तो ध्यान से देखिए बाबू, लुई 16वां ये 1789 ईस्वी तक राजा था। और अगर इसके बाद हम आ जाए नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन बोनापार्ट राजा कब बना? 1804 को। तो प्यारे बच्चे 1789 से लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, 1789 से 1804 के बीच में 15 साल का गैप आता है। ये 15 साल बीच में क्या राजा का कुर्सी खाली था? है? ये 15 साल तक राजा का कुर्सी खाली नहीं था। बीच में बहुत सारे राजा बने, जैसे लुई 16वां के बाद लुई 17वां बना था, ठीक है ना, लुई 17वां राजा बना था, लेकिन चर्चा नहीं किया गया है सिलेबस में उसके बारे में। लुई 17वां के बारे में चर्चा नहीं है। लुई 16वां के बाद डायरेक्ट हम लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है, जिसके वजह से हम लोग लुई 17वां के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो लुई 17वां उसके बाद राजा बना था, और फिर नेपोलियन के बाद लुई 18वां राजा बना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ये लुई 16वां हो गया, लुई 16वां के बाद ये जो बीच में गैप है, इधर लुई 17वां बना था, फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में बना, और फिर उसके बाद जो नेपोलियन है यह 1804 से 1815 ईस्वी तक राजा रहेगा। 1815 में फिर से नया राजा बनेगा, वो बनेगा लुई 18वां, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे बीच में सोचते हैं कि ये बीच में 15 साल कौन शासन किया फ्रांस में, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके बारे में, लुई 16वां के बारे में समझ गए। नेपोलियन अब राजा बन गया है, लेकिन अगली क्लास में हम लोग अब ये देखेंगे कि नेपोलियन जब राजा बना तो फ्रांस में कैसा काम किया, जनता के लिए बढ़िया काम किया या बढ़िया काम नहीं किया, ठीक है ना। अब हम लोग अगली क्लास में यही समझेंगे कि लुई 16वां के बाद नेपोलियन जब राजा बना तो कैसा कार्य किया, जनता के लिए बढ़िया काम किया कि खराब काम किया, इसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो प्यारे बच्चे, अब आप लोग हमें यह बता दीजिए कि आज का क्लास जो आप लोगों को हम कराए, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? जल्दी से एक बार कमेंट करके जरा बताइए। बताओ बाबू, हाँ जल्दी जल्दी से बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। क्या जबरदस्त क्लास लगा? क्या जबरदस्त क्लास लगा? जल्दी से बताओ बाबू। हाँ, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हम क्या बोले, भारत में 22 तरह के भाषा को संवैधानिक मान्यता मिला हुआ है, इसलिए भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से समझ गए? कैसा लगा ये क्लास? एकदम जबरदस्त, झक्कास, मस्त लगा, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज प्यारे बच्चे हम आप लोगों को नेपोलियन के बारे में समझा दिए हैं। अगली क्लास में समझाएंगे कि नेपोलियन क्या काम किया, कैसा काम किया, जनता के हित में, जनता के अहित में, जनता के लिए बढ़िया खराब कैसा काम किया, ये सब कुछ हम आप लोगों को अगली क्लास में समझाएंगे। अगली क्लास में ये भी बताएंगे कि नेपोलियन के बाद लुई 18वां फिर राजा कैसे बना, नेपोलियन कैसे राजा से हटा, ये सब कुछ हम आप लोगों को अगली क्लास में समझाने वाले हैं। इतिहास आपको पसंद आ जाएगा, इतिहास को आप पसंद करने लग जाएंगे, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। बताओ बाबू, सही में इतिहास पढ़ करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतिहास पढ़ने के बाद खूब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए जल्दी जल्दी से। इतिहास पढ़ने के बाद बेजोड़ मजा आ रहा है कि नहीं? खूब मजा आ रहा है कि नहीं? अरे बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को नेपोलियन के बारे में पढ़ाएंगे। आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।